हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन। कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हमने देखे थे जहां पर एड्सॉर्प्शन का रोल है एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज टू टर्म्स that is adsorbent and adsorbate. Means adsorbent is the surface at which adsorption takes place and adsorbate is the molecule which is being adsorbed on the surface of adsorbent. Apart from this, we have already discussed about desorption, which is just opposite of adsorption, right? In today's lecture, we are going to discuss how adsorption is different from absorption, various mechanism by which we can explain the phenomena of adsorption and the thermodynamic aspects of adsorption. So let's start our today's lecture. So first see how absorption is different from adsorption. We can say absorption is a bulk phenomena, means it is a phenomena in which the particles of a gas or we can say a liquid is uniformly distributed throughout. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके बल्क के अंदर चले गए हैं। ऐसा नहीं कि सरफेस के ऊपर रिटेन्ड है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर दूसरे सॉल्वेंट के अंदर आप बोल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन की तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एड्सॉर्बेट है दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट एंड दिस एड्सॉर्बेट इज रिटेन्ड एट द सरफेस। तो आप ऐसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कि एड्सॉर्बेट है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। कई बार क्या होता है कुछ मॉलिक्यूल्स बल्क के अंदर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं जाएंगे यहाँ पर। लेकिन हम हमेशा ये बोल सकते हैं कि अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सो कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज ऑलवेज मोर एट द सरफेस। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज द फिनोमिना इन विच higher concentration of particles of gas or liquid is on the surface than in the bulk. अगर हम कंपेयर करें सरफेस को इस बल्क से, यहाँ पर इस पॉइंट से, तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, we will always say that concentration of adsorbate is more at the surface as compared to the bulk. Next difference is absorption is a bulk phenomena whereas adsorption is a surface phenomena. और क्या बता सकते हैं, एब्जॉर्प्शन जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म रेट से होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन की तो ये यूनिफॉर्मली नहीं होता। देखिए जब यहाँ पर हम बात करें स्टार्टिंग के अंदर मान लीजिए एक भी मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब नहीं हुआ है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एड्सॉर्बेंट, राइट। जब एक भी मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्सॉर्ब नहीं हुआ है तो उस टाइम जैसे ही पहला मॉलिक्यूल आ रहा है फटाफट क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन विद टाइम जब यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल इस तरीके से एड्सॉर्ब हो चुके हैं तो अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा अब उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी प्लेस ढूंढनी पड़ेगी ना एड्सॉर्प्शन के लिए। तो क्या हो गया, स्टार्टिंग के अंदर तो कोई भी मॉलिक्यूल आ रहा है तो तभी की तभी एड्सॉर्ब हो रहा है। मींस जो एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना है काफी रैपिड है इन द बिगनिंग, लेकिन विद टाइम क्या होगा, यहाँ पर जब ये हम बोलेंगे सरफेस है वो पूरा का पूरा सैचुरेट होने लगेगा तो टाइम लगेगा एड्सॉर्प्शन के लिए। So we can say this phenomena is rapid in the beginning, but it slowly decreases with time. Okay, इसका एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं लैब के अंदर, that is एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। अगर उसको वाटर डालेंगे तो क्या करता है, यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लेता है। मींस कैल्शियम क्लोराइड का अगर आपने मॉलिक्यूल को देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वाटर मॉलिक्यूल अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिलिका जेल की, ये सिलिका जेल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, सिलिका जेल जिसके पाउच होते हैं जो न्यू बोटल्स के अंदर डाले जाते हैं वो क्या होता है, उसमें सिलिका जेल होती है। तो वो क्या करती है, वो वहां पर उसको एब्सॉर्ब कर लेती है वाटर वेपर्स को। ओके, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट डायग्राम है एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं सरफेस के ऊपर ही है सारे के सारे। यहाँ पर आप देखिए कोई भी डीप नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इधर एब्सॉर्प्शन की तो कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है और कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर अंदर भी जा चुके हैं। देखिए ये वाला कंप्लीटली जा चुका है, तो दिस वन इज एब्सॉर्प्शन। सो इस डायग्राम से हम बहुत इजीली बता सकते हैं हाउ एब्सॉर्प्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सॉर्प्शन। ओके, यहाँ पर आप बात करते हैं थोड़े इंटरफेसेस की। आप ये देखिए एक साइड गैस है और एक साइड लिक्विड है। आपको पता है गैसियस मॉलिक्यूल है, इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे लिक्विड फिल्म के अक्रॉस, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब अगर ये यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट कर रहे हैं
अंदर बल्क के अंदर जा रहे हैं, तो ये कौन सा फिनोमिना शो कर रहे हैं? दिस डायग्राम शोज एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्या किया, ये सॉलिड इंटरफेस ले लिया है, यहाँ पर दिस वन इज सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर तो आप नहीं बोल सकते ना कि लिक्विड इजिली यहाँ पे पेनिट्रेट कर जाएगा, तो लिक्विड कहाँ पे रहेगा? सिर्फ सरफेस के ऊपर रहेगा। दैट्स व्हाई दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स एड्सॉर्प्शन, राइट। सो इस डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया होगा एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। ओके, अब एक नया फिनोमिना देखते हैं, जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या होता है? जब आपको कंफ्यूजन होती है कि मींस आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ पर एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एंड यू आर अनेबल टू गिव अ परफेक्ट टर्म वेदर इट इज एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो वहां पर आप एक जनरल टर्म यूज करेंगे, दैट इज जॉर्प्शन। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक्टिविटी से। क्या किया गया है, यहाँ पर एक इंक लिया है, वाटर लिया, वाटर के अंदर इंक डाल दी, तो क्या हो गया? पूरा कलर है वाटर का चेंज हो गया, ब्लूइश हो गया। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक चॉक को डिप किया है। अब जैसे ही चॉक को यहाँ पर डिप किया, अब उसको वहां से बाहर निकालते हैं। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो आपको क्या दिखेगा? चॉक के ऊपर ब्लू कलर आ गया। आप इस डायग्राम के अंदर बहुत इजीली देख सकते हैं इस पॉइंट पर। ये देखिए, जितना पार्ट चॉक का डिप हो रखा था पानी के अंदर, यहाँ पर इनफैक्ट इंक सॉल्यूशन के अंदर, उतना क्या हो गया है? ब्लूइश हो गया है। अब आपको क्या लगता है, जो इंक है इस चॉक के अंदर भी गई होगी क्या, या फिर सिंपली बाहर ही है? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस चॉक को पूरा यहाँ से हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली कट करके देखेंगे, तभी पता चलेगा। जब आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो फर्स्ट डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, ये तो जैसे ही आपने बाहर निकाला, उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके दिखा दिया गया है। अब ये तो बाहर की बात हो गई। अब इस चौक को यहाँ से पूरा काट दिया है, बीच से लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया है, और देखा कि अंदर भी इंक गई है क्या, तो आप देखेंगे अंदर यहाँ पर ये पूरा व्हाइट पोर्शन है, यहाँ पर कोई इंक नहीं है, ये व्हाइट है। इंक जो है सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर रिटेन्ड है, अंदर नहीं गई है। तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर इंक अंदर नहीं गई तो इंक यहाँ पे क्या था? हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंक थी, और इंक क्या थी? ink was acting as a solute, right? और solvent क्या था? Solvent is water here. Water was behaving as a solvent, right? तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो solute है या फिर ink है, वो तो इसके सरफेस के ऊपर ही रिटेन रह गई। तो यहाँ पे जो इंक के साथ हुआ है, उसको आप क्या डिफाइन करेंगे? दैट फिनोमिना इज एड्सॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्वेंट की, यानी कि वाटर की। ऐसा देखिए, ये वेट तो हुआ है, गीला तो हो गया है, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट है, वाटर है, वो तो अंदर भी गया है। इसीलिए जो वाटर के केस में, अगर यहाँ पे वाटर अंदर जा रहा है, इसका मतलब वाटर का क्या हुआ है? यहाँ पर वाटर का हुआ है एब्जॉर्प्शन। तो इस एग्जाम्पल से भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। चलिए थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। When a chalk stick is dipped in ink, the surface retains the color of the ink due to adsorption. ये फिनोमेना क्या हो जाएगा यहाँ पर? This one is adsorption. But solvent of the ink goes deeper into the stick due to the absorption. जब solvent की कहानी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है absorption. Okay, so we can say both adsorption and absorption can take place simultaneously. अब इसमें से कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, ये नहीं पता। और इसी के लिए जब adsorption और absorption simultaneously हो जाए, और we can't decide whether which phenomena is taking place first, right? तो हम differentiate नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम एक हम general term use कर देते हैं, और उस general term को हम क्या बोल देते हैं? That is absorption. So I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा absorption। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म कि क्यों होता है absorption, why some molecules have capability to attract the molecules। तो हम उसके लिए हमें फिर से मॉलिक्यूलर लेवल देखना पड़ेगा कि सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऐसा क्या होता है कि उनके ऊपर कोई चीज आती है, कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आता है, तो वो उसको अट्रैक्ट क्यों करते हैं। देखिए, पहले हम स्टोरी देखते हैं किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो कि डीप है, अंदर की तरफ है, सरफेस के ऊपर नहीं है। अब ये वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली सराउंडेड है बाकी मॉलिक्यूल से। अभी यूनिफॉर्मली सराउंडेड होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो बैलेंस्ड है। मींस ये मॉलिक्यूल अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इतना ही यहाँ वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, तो जो नेट फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये भी जो नेट फोर्स है दैट विल बी कैंसिल्ड आउट। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
लेकिन अगर हम बात करें किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, अब ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्या इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स है? अब आप देखिए यहाँ पे और दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर देखिए तो ठीक है, आप बोल सकते हैं कैंसिल आउट हो गया फोर्स, ओके मान लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसने इस साइड ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस साइड अट्रैक्ट कर रहा है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नीचे की साइड अट्रैक्ट कर रहा है। अब रिजल्टेंट फोर्स इसको अगर नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या है कि ये यहाँ पर बल्क के अंदर अट्रैक्ट होगा। तो अब कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आता है, ये तो सॉल्वेंट की स्टोरी थी, अब ये मान लीजिए कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है, तो फॉरेन मॉलिक्यूल को भी क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे कांटेक्ट में आएंगे वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। और यही मैकेनिज्म है, यही बेसिस है एडसॉर्प्शन के लिए। So we can say adsorption is a surface phenomena। और कब होता है ऐसा? It arises because of unbalanced forces on the surface of solids and liquids। आपने देखा यहाँ पर इस केस के अंदर ये क्या है, यहाँ पर this is unbalanced force, और जो unbalanced force है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एडसॉर्प्शन के लिए। सो वी कैन से द सरफेस इज अंडर टेंशन, यहाँ पर टेंशन तो लग रही है, सरफेस टेंशन है ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है इसकी सरफेस टेंशन की वजह से ही the molecules है that will be attracted towards the bulk। So we can say that the surface of the solid or liquid tend to satisfy their residual force by attracting and retaining the molecules of other species when brought in the contact with them। तो जो किसी भी फॉरेन स्पीशीज, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे येलो मॉलिक्यूल दिखाया, इसको क्या कर लेंगे, फिर ये अट्रैक्ट कर लेंगे, करेक्ट। सो आई होप आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, अगर कोई मॉलिक्यूल बल्क के अंदर प्रेजेंट है वहां पर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जब उसके सरफेस के ऊपर आएगा then it will be attracted towards the bulk। We can say the surface of the solid or liquid tend to satisfy their residual forces by attracting and retaining the molecules of other species when brought in contact with them, right? So let's discuss about thermodynamics of adsorption। तो यहाँ तो था पूरा मैकेनिज्म। अब थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट हम देखें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, एड्सॉर्बेट को। जब अट्रैक्शन होता है किसी भी दो सब्सटेंस के अंदर, मैं तो कहूंगी यूनिवर्स में, तो वहां पर होता है लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को, देखिए जो ब्लू आपको दिख रहा है, दिस शोज द मॉलिक्यूल ऑफ एड्सॉर्बेंट, यहाँ भी सेम वही है एड्सॉर्बेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एड्सॉर्बेट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है ये अट्रैक्ट कर रहा है किसको, एड्सॉर्बेट को, और इसकी अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। एंड जब एनर्जी लूज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी लूज होती है, उसका साइन क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव। और इसी वजह से हम बोलेंगे जो सरफेस एनर्जी की अगर हम बात कर दें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी लूज हो रही है, तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो सरफेस एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी डिक्रीज। तो ये दो फिनोमिना आपको समझ में आ गए होंगे। पहली चीज सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी, दूसरी चीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब हीट इवॉल्व होगी और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, सो वी कैन से the amount of heat evolved when 1 mole of the adsorbate is adsorbed on the adsorbent surface, then it is called enthalpy of adsorption। तो एक मोल सब्सटेंस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, एड्सॉर्ब करने के लिए जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसको हम क्या बोल देंगे, enthalpy of adsorption। और ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे that adsorption is an exothermic process, और इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। Then the third point is when adsorbate molecules are adsorbed on the surface of an adsorbent, their freedom
of movement become restricted and hence entropy decreases. That's the point. देखिए यहाँ पर क्या है, जब तक मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब नहीं हो रहे थे, मीन्स मान लीजिए गैसियस मॉलिक्यूल थे, रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, और एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल कितना फ्री है मूव करने के लिए, हम उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसकी जो रैंडमनेस है उसी के लिए हम टर्म क्या यूज कर देते हैं, एंट्रोपी, और वी कैन से एस। अब क्या होगा, पहले तो ये मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये कांटेक्ट में आ रहे हैं यहाँ पर एड्सॉर्बेंट के, तो इन्होंने क्या कर लिया, इस एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल ने इसको कैप्चर कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब अट्रैक्ट करने के बाद इसकी मूवमेंट स्टॉप हो गई, मूवमेंट स्टॉप हो गई मतलब इसकी फ्रीडम खत्म हो गई, और डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो रहा है, या हम बोले रैंडमनेस अगर कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी जो है एस की वैल्यू, एंट्रोपी विल बी डिक्रीज्ड। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम हो गई है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव हो गई। तो ये है थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मींस डेल्टा एच इज नेगेटिव हेयर। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, हम हमेशा जब भी बात होती है किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की, तो वहां हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो एक्चुअल में कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, मींस उसकी जो स्पॉन्टेनिटी है वो डिपेंड करती है ऑन दिस रिएक्शन, और वी कैन से ऑन दिस रिलेशन, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो यहाँ पर आप ये जो देखिए इस डायग्राम के अंदर क्लियर है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पर, दिस सरफेस इज एड्सॉर्बेंट, दिस मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्बेट, राइट। तो कुछ मॉलिक्यूल्स, ये जो रैंडम मॉलिक्यूल्स थे जो कि अच्छे खासे मूवमेंट कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको मूवमेंट करने में, जैसे ही यहाँ पर ये एड्सॉर्बेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगी, इनकी मूवमेंट कम हो गई, यानी कि इनकी फ्री, हम बोल सकते हैं रैंडमनेस कम हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई, इसका मतलब इनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, मींस डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव हो चुकी है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली में जब इक्विलिब्रियम जब तक एग्जिस्ट नहीं करता तब तक सारी रिएक्शंस होती रहती है, और इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बिकम्स इक्वल। तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पर एक भी मॉलिक्यूल नहीं था, तो वहां पर तो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन बहुत ही फास्ट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था आज के ही लेक्चर में कि एड्सॉर्प्शन जब स्टार्ट होता है प्रोसेस, तब उसके हम बोलेंगे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ये जो लेयर है एड्सॉर्बेंट की वो सैचुरेट होने लगती है, तो स्पीड है एड्सॉर्प्शन की वो डिक्रीज होने लगती है। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, जब बिल्कुल यहाँ पर खाली थी लेयर, मॉलिक्यूल्स फटाफट इस लेयर के ऊपर आ रहे हैं और आराम से चिपक रहे हैं, बैठ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सैचुरेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ मॉलिक्यूल्स छोड़ के भी जाएंगे, तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ दो प्रोसेस हो गए, एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, जस्ट अपोजिट होता है डिसॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन का। और अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बिकम्स इक्वल, और उस टाइम को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, व्हेन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बिकम इक्वल। सो वी कैन से as the adsorption proceeds, delta H becomes less and less negative and delta H becomes equal to T delta S। हमें पता है जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट के ऊपर डेल्टा G की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मींस डेल्टा G की वैल्यू 0 हो गई। और आप ये जो इक्वेशन है इससे देखें कि डेल्टा G की वैल्यू 0 कब होगी, जब डेल्टा H becomes equals to T del S, राइट। ये देखिए ये इक्वेशन है आपकी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। अब यहाँ पर जब आप बात कर रही हैं एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बिकम्स इक्वल। यहाँ पर डेल्टा एच विल बी इज इक्वल्स टू टी डेल एस। जब ये फिनोमिना हो गया तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज इक्वल, तो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस, इक्वल हो चुका है ना इक्विलिब्रियम में, माइनस डेल्टा एच, तो यहाँ से कैंसिल, सो वी कैन से डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये स्टोरी हो गई इक्विलिब्रियम की। अब कोई भी जो प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन का,
वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेल्टा जी की वैल्यू के ऊपर। मींस अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, देखिए इस इक्वेशन को दोबारा से रीराइट कर रही हूँ यहाँ पर, वेयर इज, ओके, यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। हमें पता है एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना एक्सोथर्मिक है, मींस दिस वैल्यू डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, राइट, माइनस टी डेल एस, अब ये वैल्यू है ये भी नेगेटिव की हो गई, तो यहाँ पर डेल्टा एस माइनस का है और यहाँ पे बीच में भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एच है दैट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, प्लस यहाँ पर टी डेल एस है। तो फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल एस। तो ये पता हम ध्यान रखेंगे, when magnitude of delta H is greater than T del S, at that point we can say your reaction is spontaneous, means the sign of delta G will becomes negative and your reaction will be spontaneous. That's all for today's lecture. Thank you.